हेलो फ्रेंड, आज हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किसी इंडिविजुअल को कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड अपने को कितना बेनिफिट दे सकता है, म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड का डर क्या है लोगों के पास, क्यों सभी लोगों को म्यूचुअल फंड पता है फिर भी म्यूचुअल फंड लोग नहीं करते। तो इन सभी बातों की जानकारी आज के वीडियो में हम लेने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो पैसा कमाते हैं उसका क्या करते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो पैसा कमाते हैं ये हम लोग सेव करते हैं, स्पेंड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं या सभी करते हैं, कितना करना चाहिए। फ्रेंड, वारेन बफेट का कहा हुआ है कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो सबसे पहले ये जानते हैं फ्रेंड कि आज जो हम पैसा कमा रहे हैं, और जैसा आपको पता है इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है, तो उस अनुसार से आगे आने वाले टाइम में हम कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फ्रेंड, हम बात करते हैं अगर 5% ही ईयरली इन्फ्लेशन रेट लेकर के चले तो आज जो हमारा घर का खर्च, सपोज करो एक कॉमन पीपल का घर 30,000 में चल रहा है, तो आफ्टर 5 ईयर उनको 38,000 लगने वाला है। फ्रेंड, अगर आज से 15 साल बाद की बात करें तो 62,000 में सेम लाइफ स्टाइल मिलने वाला है, और आने आफ्टर 20 ईयर्स मिनिमम 80,000 तो उनको लगने वाला है ये सेम लाइफ स्टाइल को स्टार्ट करने के लिए। फ्रेंड, यह हमारे सेविंग को कम करता चला जा रहा है। मीन्स अगर आज सपोज करिए अपने पास 1,00,000 रुपए है, तो आफ्टर 5 ईयर्स अगर यह पैसा को हम ओनली सेव करके रखते हैं, उसे कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो वह आने वाले आफ्टर 5 ईयर्स बाद जस्ट आज के 80,000 के परचेजिंग पावर के बराबर रह जाएगा। तो फ्रेंड, अपने को क्या करना है कि हमने जो हार्ड अर्न मनी कमाया है उसको ऐसा जगह पे लगाए जो अपने लिए पैसा बना करके दे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू वर्क हार्ड टू अर्न मनी सो मेक द मनी वर्क हार्ड फॉर यू। फ्रेंड, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट को बीट करें, ताकि वह हमारा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ना हो, वह अपने को बहुत बहुत ज़्यादा पैसा बना करके दे। और इसके लिए अपने पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है। फ्रेंड, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, गोल्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर बाजार में पैसा डालते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, और कुछ लोग म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड, हम लोग आगे जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। बट अगेन इसको बताने के पहले मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंड कि आजकल लोग बहुत सारा ऐड देखते हैं टीवी पे, और उनको पता है म्यूचुअल फंड सही है .com, यानी म्यूचुअल फंड सही है, ये उनके माइंड में बैठा हुआ है। बट कौन सा फंड खरीदें, फंड पे मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्क मिलने वाला है। तो फ्रेंड, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सपोज करिए किसी से आपने सलाह लिया कि मेरे को म्यूचुअल फंड खरीदना है, अगर उन्होंने कोई गलत फंड भी पकड़ा दिया फ्रेंड, और आपका होराइजन मिनिमम 8 से 10 साल का है, तो यकीन मानिए फ्रेंड मिनिमम 8% तो रिटर्न देगा ही देगा। अगर बहुत अच्छा फंड है 20, 25, 30% भी रिटर्न आपको दे सकता है। बट अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं तो 8 से 22% के बीच ही आपका रिटर्न मिलने वाला है। तो फ्रेंड, अब मेरी इन बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लॉन्ग टर्म लेकर चलें म्यूचुअल फंड को, तो डेफिनेटली हम लोग पैसा बना सकते हैं, इन्फ्लेशन रेट को यह बीट कर सकता है। मीन्स अपने को म्यूचुअल फंड करना ही चाहिए। ये चीज़ें तो अभी क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड, म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? तो म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ फंड विच इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टर कलेक्टेड बाय फंड मैनेजर फॉर अ कॉमन फाइनेंशियल गोल। मीन्स म्यूचुअल फंड है जो लोगों का हार्ड अर्न मनी को, खींचा हुआ पैसा है, जो एक किसी कंपनी के फंड मैनेजर होते हैं, वह पैसा इकट्ठा करते हैं फॉर अ कॉमन फाइनेंशियल गोल। अब ये वर्ड जो है फ्रेंड, कॉमन फाइनेंशियल गोल, इसी के ऊपर टोटल म्यूचुअल फंड चलता है। तो फ्रेंड, हम लोग जो ये पैसा लगाते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, मीन्स हमारे लिए कोई ना कोई एक प्रोफेशनल्स रहते हैं जो हमारे फंड को मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फंड मैनेजर। तो फ्रेंड,
इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसा करता। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन्वेस्टर्स हैं, उनके द्वारा पैसा खींच लिया गया, किन के थ्रू, तो फंड मैनेजर के थ्रू उन्होंने इन्वेस्ट किया है स्टॉक और सिक्योरिटीज़ में, और वहाँ पर उनको रिटर्न जो मिला है अगेन वो इन्वेस्टर के पास आ गया। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड वर्क करता है। अभी म्यूचुअल फंड लोगों को करना क्यों चाहिए? तो फ्रेंड यह सबसे पहला तो यह प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया हुआ ये फंड होता है। इसमें सबसे बढ़िया क्या है कि ये अपना फंड जो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है फ्रेंड। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इट शुड बी डाइवर्सिफाइड। मीन्स ऐसा नहीं है कि अपना पूरा फंड एक जगह पे आप लगाओ, एक सर्टेन परसेंट हर एक जगह पे आप फंड लगाओ अलग अलग जगह पे, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो बने ये डाइवर्सिफाइड रहे। अगर एक आध जगह कहीं कोई इशू भी आता है तो ओवरऑल आपको अच्छा रिटर्न दे सके। ये म्यूचुअल फंड में फ्रेंड सबसे बढ़िया है कि ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफ़ी बढ़िया है। ये कैसा होता, सपोज करें कि कोई पर्सन है जो शेयर्स में पैसा लगाना चाह रहे हैं। अभी आज के दिन में आप MRF की बात ले लो तो काफ़ी ज़्यादा इसका प्राइस चल रहा है फ्रेंड। अभी सपोज करो कोई पर्सन है जो 10,000 15,000 हाथ में लेकर चल रहा है और वो इन्वेस्टमेंट की सोच रहा, तो वह MRF की शेयर नहीं खरीद सकता, राइट। बट अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो हमने वहाँ पे 1,000 रुपया भी लगाया है फ्रेंड। अगर हम वैसा फंड में लगाएं जहाँ पे फंड मैनेजर MRF में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सपोज करो, तो डेफिनेटली हमारा पैसा उसमें भी चला जाता है। तो फ्रेंड ये सबसे बढ़िया है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इसमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छा है। जब मेरे को पैसा चाहिए मैं आज बेच देता हूँ, 2 से 3 दिन में अपने बैंक में ये पैसा चला जाता है। ये जितना चाहें उतना कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू किया जा सकता है। यहाँ पर एक तो ऐसी कंपनी है जहाँ पे मंथली ओनली 100 रुपीज़ करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे 500 रुपया मंथली आप SIP कर सकते हो। कुछ ऐसी कंपनी है जहाँ पे 1,000 रुपये SIP आप कर सकते हो। तो फ्रेंड ये इतना कम अमाउंट है जो मंथली आपको देना है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, कि यह सभी लोगों के लिए ईजिली अवेलेबल है फ्रेंड। एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी, तो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं। अगर सेबी है तो डेफिनेटली अपने फंड को काफ़ी अच्छा वो ध्यान रखेंगे। एंड म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर और इसका स्कीम्स क्या होता है फ्रेंड? तो म्यूचुअल फंड सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड फंड होता है। व्हाट इज ओपन इंडेड मीन्स कि सपोज करिए कोई पर्सन है जो पैसा डाल रहे हैं फ्रेंड, और अगर यह ओपन इंडेड फंड है मीन्स कभी भी आप पैसा डालिए, कभी भी आप पैसा विड्रॉ कीजिए, दैट इज कॉल्ड ओपन इंडेड फंड। नीचे यहाँ पे क्लोज इंडेड फंड दिया हुआ। क्लोज इंडेड मीन्स फ्रेंड कि सपोज करो कोई फंड ओपन होता है जहाँ पे 3 डेज 4 डेज 5 डेज के लिए वो फंड ओपन हुआ, लोगों ने पैसा डाला, फंड क्लोज हो गया। आफ्टर 3 ईयर्स या 5 ईयर्स या 7 ईयर्स ऐसा टाइम रहता है कि वो टाइम के बाद ही वो फंड ओपन होता, एंड उसके बाद वो ओपन इंडेड हो जाता फ्रेंड। मीन्स एक सर्टेन टाइम के लिए इनिशियल ओपन होता है, जिन लोगों ने पैसा डालना वो डाले, फिर आफ्टर जो लॉक इन पीरियड रहता है वो खत्म होने के बाद ही वहाँ से फंड विड्रॉ किया जा सकता है। एक इंटरवल फंड होता है फ्रेंड। इसका मतलब होता है क्या, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए वो फंड सिर्फ ओपन होता है जहाँ पे लोग पैसा डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, एंड आफ्टर दैट ये फंड फिर क्लोज हो जाता, अगेन एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए क्लोज हो गया, अगेन वह ओपन होता है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरवल फंड। यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, तो इसमें 2 तरह का होता है फ्रेंड, एक सेक्टोरियल होता है, एक डाइवर्सिफाइड होता। मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपोज करिए बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी बुलिश है, तो वो चाहते हैं मेरा वैसा म्यूचुअल फंड हो जिसमें मैक्सिमम पैसा बैंकिंग में लगा हुआ हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंफ्रा पसंद है, मीन्स वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और वैसा म्यूचुअल फंड पूछते हैं जो इसमें मैक्सिमम पैसा जो है सेक्टोरियल में हो, जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर या जो भी सेक्टर की बात आप कर रहे हो। तो यहाँ पे सेक्टोरियल हो गया फ्रेंड। डाइवर्सिफाइड फंड्स मतलब कि अलग अलग सेक्टर में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट उनका है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफाइड। यहाँ पे फ्रेंड सेक्टोरियल में अगर रिटर्न मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बट रिस्क भी उतना ही है। बट इन केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन सेक्टोरियल से रिस्क कम है बट रिवॉर्ड भी थोड़ा कम रहेगा फ्रेंड। अगेन यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के टाइप से देखें फ्रेंड, तो ये ग्रोथ फंड रहता, इनकम फंड रहता एंड हाइब्रिड फंड रहता। व्हाट इज ग्रोथ फंड? जहाँ पे मैक्सिमम जो रहता है फ्रेंड वह पैसा सिर्फ बढ़ने के लिए वहाँ पे होता।
मीन्स हमने जो पैसा दिया उससे एनएवी इंक्रीज होता है। ये इनकम फंड क्या होता है फ्रेंड, इसमें दो तरह का रहता है। जहाँ पे आप पैसा विड्रॉवल की बात करते हैं तो विड्रॉवल दो तरह से होता है फ्रेंड। एक तो रहता है कि हमने जो पैसा डाला है वहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड वाले वहाँ से पैसा बना रहे है ना, तो अपने को वो सर्टेन अमाउंट एवरी टाइम वो लौटाते हैं। तो एक ये हो गया फ्रेंड। सेकेंड ऑप्शन होता है कि हमें एक फिक्स हमने कर दिया कि मंथ का 5,000, मंथ का 10,000, मंथ का 20,000 अपने को चाहिए। हमने सपोज करो 10 लाख डाल दिए, 20 लाख या 25 लाख डाल दिए और हर महीने मेरे को 20,000 रुपया चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड कि एक सर्टेन फिक्स्ड इनकम हम ले रहे हैं। और दूसरा जो हमने बताया फ्रेंड कि अगर म्यूचुअल फंड की कंपनी अगर प्रॉफिट बनाती है तो एक डिविडेंड डिक्लेयर करता और यह डिविडेंड फिर अपने लोगों को वो प्रोवाइड कर देता। अगर आप डिविडेंड ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है फ्रेंड, एक पे आउट का, दूसरा री इन्वेस्टमेंट का। तो फ्रेंड अगर मेरी आप मानो तो डिविडेंड सेलेक्ट करते हैं तो यू हैव टू टेक पे आउट, यू शुड नॉट गो फॉर री इन्वेस्टमेंट। अगर आपको री इन्वेस्ट करना है देन आप उससे बढ़िया है फ्रेंड कि आप ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करो, आप वहां पे डिविडेंड ऑप्शन चूज ही ना करो। और तीसरा एक हाइब्रिड फंड होता है फ्रेंड, जहां पे इनकम भी होता और ग्रोथ भी होता है फ्रेंड। अगेन इन्वेस्टमेंट के अनुसार से करें तो इक्विटी बैलेंस एंड डेट फंड मैक्सिमम माना जाता है फ्रेंड। व्हाट इज इक्विटी फंड, मीन्स जिसमें मैक्सिमम पैसा इक्विटी में लगा रहता। मीन्स इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड कि वहाँ डेट में इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। नाउ इफ मैं एग्जांपल लेता हूँ इक्विटी फंड का, जिसमें शेयर बाजार में सपोज करो 90% पैसा लगा हुआ है, 10% ही है जो डिवेंचर में पैसा है, या फिर 80-20 का रेशियो रख लो फ्रेंड कि 80% इक्विटी एंड 20% डेट फंड में। इसी तरह से अगर हम बैलेंस की बात करें तो जस्ट लाइक 50-50 टाइप का कि इक्विटी में 50 रहेगा, डेट में 50 रहेगा, या इक्विटी 60 रहेगा, डेट में 40 रहेगा, या डेट में 60 हो गया, इक्विटी 40 हो गया। दैट इज कॉल्ड बैलेंस फंड। ये डेट फंड का मतलब हुआ कि जिसमें मैक्सिमम पैसा जो है डिवेंचर में लगा हुआ है। मीन्स हो सकता है 90% डिवेंचर हो, ओनली 10% हो जो इक्विटी में हो, या 80% डिवेंचर हो, 20% ही इक्विटी में हो। मीन्स मैक्सिमम पैसा जहां डेबिट में हो, डेट में हो, तो दैट इज कॉल्ड डेट फंड फ्रेंड। और ये लिक्विड फंड क्या होता है, जहां पे आप चाहो तो ओवरनाइट फंड भी बहुत सारे आते हैं लिक्विड फंड में। मीन्स आज हमने पैसा डाला, कल अपने को विड्रॉ करना, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसी तरह से लिक्विड फंड जो मैक्सिमम होता है फ्रेंड, जहां पे एग्जिट लोड नहीं लगता। तो अभी आप लोग ये पूछेंगे कि आखिर ये एग्जिट लोड क्या है। तो फ्रेंड जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, अगर 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। अगर 1 साल बाद आप विड्रॉ करते हो तो एग्जिट लोड देना नहीं पड़ता। बट यहाँ जो लिक्विड फंड है फ्रेंड, ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए यह पैसा डालना है। तो यहाँ पर अगर आपने लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो आपका एग्जिट लोड 0 हो जाता है फ्रेंड। एंड अदर टाइप ऑफ फंड जो होते हैं दैट इज कॉल्ड ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। फिर गोल्ड ETF वाला जो फंड होता है, ये ELSS स्कीम मीन्स जिन लोगों को जिन लोगों को इनकम टैक्स लगता है फ्रेंड, तो उन लोगों के लिए ये ELSS स्कीम काफ़ी बढ़िया होता है। यहाँ पर 3 साल की लॉकिंग होती है कि अगर आपने ये म्यूचुअल फंड खरीदा तो इसके थ्रू जो 80C में आपको मिलता है फ्रेंड कि आप एक सर्टेन अमाउंट 1,50,000 अराउंड आप वहाँ पे अपने को इनकम टैक्स से बचा सकते हो। तो यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड में भी ELSS स्कीम में लगा करके आप वह 80C का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो कुछ फंड जो होते हैं वह टैक्स सेविंग फंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड ELSS स्कीम होते हैं, और रेस्ट जो आप बोल सकते हैं नॉन ELSS स्कीम होते हैं। अगेन रिटायरमेंट फंड होता, पेंशन स्कीम जिसको बोल सकते हैं। ओवरसीज फंड होता कि वैसा म्यूचुअल फंड जिसमें मैक्सिमम पैसा जो रहता बाहर की कंपनियों में लगता है, आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो। एंड अगेन फंड ऑफ फंड मीन्स वैसा रहता है जो ETF का भी एक फंड बना रहता, दैट इज कॉल्ड फंड ऑफ फंड। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड का। अभी कोई एक इंडिविजुअल है वह कैसे सोचेगा फ्रेंड कि मेरे को कौन सा म्यूचुअल फंड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड। इसका बेनिफिट क्या है, ओपन इंडेड इन द सेंस कभी भी कोई पैसा डाल सकता है, कभी भी विड्रॉ कर सकता। मीन्स जो उसके फंड मैनेजर होते हैं उनके पास हमेशा ये लगा रहता कि कब कितने पर्सन हैं जो फंड को विड्रॉ कर लेंगे। तो वहाँ पर क्या रहता फ्रेंड कि बहुत सारा जो पैसा रहता है उनको कैश के रूप में रखना पड़ता है, यानी इन्वेस्टमेंट ना करें, कुछ वहाँ पे रिजर्व रख दें कि अगर कोई पर्सन है जो विड्रॉल कर रहा है
तो वहां पर वो पैसा उसको यूज कर सके। दूसरा क्लोज इंडेड फंड होता है फ्रेंड, जहां पे कोई भी इन्वेस्टर्स की बात करें तो वहां पे पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। तो अगर मैं फंड मैनेजर हूं तो मेरे को पता है फ्रेंड, अगर ये 3 साल के लिए लॉक इन है या 5 ईयर का लॉकिंग है, मीन्स 5 साल तक कोई बंदा निकाल नहीं सकता। तो ये फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो कैसे मैनेज करें। वहां पर उनको वो बंदिश नहीं होता कि कोई भी पैसा निकालने वाला है, तो अपने अनुसार से वो काफ़ी अच्छा चाहे तो मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, सपोज करो फ्रेंड कि मेरी एज जो है काफ़ी कम है, 20 to 25 ईयर और 30 ईयर, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड, सबसे पहला तो इक्विटी बैलेंस या डेट किस फंड में देखूंगा, तो मैं चाहूँगा इक्विटी में डालूँ। क्यों? बिकॉज आज मेरे को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यह पैसा मैं लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकता हूँ, रिस्क बहुत ज़्यादा ले सकता। बट अगर मेरा एज 35-40 अराउंड है, 45 अराउंड है, तो मेरे को क्या नियर फ्यूचर में भी मेरे को लगने वाला है फ्रेंड, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा। बट अगर मैं चाहूँ कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको मैं कुछ लंबे टाइम के लिए रख सकता, देन आई कैन गो फॉर बैलेंस फंड, जहाँ पे थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा बट रिस्क भी कम है। बट अगर सपोज करिए फ्रेंड मेरा एज 60+ हो गया, तो मैक्सिमम लोगों का क्या रहता कि वो जो भी उनको पैसा मिला हुआ है एक नियर फ्यूचर में उनको यूज करना रहता फ्रेंड। अब वह 40 साल 50 साल के लिए नहीं डाल सकते, 30 साल के लिए नहीं डाल सकते, तो वहां पर उनके लिए डेट फंड है जो काफी अच्छा है, इवन दो बैंक से तो रिटर्न ज्यादा ही मिलेगा वैसा। और अगर मेरे पास सपोज करो कम टाइम के लिए है, देन आई हैव टू गो फॉर लिक्विड फंड, मीन्स अकॉर्डिंग टू एज इक्विटी बैलेंस एंड डेट फंड मैं डिसाइड कर सकता। इसके अलावा अगर मेरे को अभी अर्जेंट पैसा आ गया, एट अ मोमेंट में पैसा आ गया और मेरे को डालना, तो मेरे को ओपन इंडेड ही लगने वाला है फ्रेंड। अगर मेरे पास पहले से रिजर्व पड़ा हुआ है और कुछ अच्छे फंड का इंतजार कर रहा हूँ और आया क्लोज इंडेड, तो एट द मोमेंट हम क्लोज में डाल सकते हैं। अदरवाइज जिस समय मर्जी हो मेरे को अगर म्यूचुअल फंड में डालना है तो उनके लिए ओपन इंडेड ही चलेगा फ्रेंड। सपोज करें मेरे को शेयर बाजार का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, कौन सा सेक्टर बढ़ने वाला है नहीं बढ़ने वाला नहीं पता, देन आई कैन गो फॉर डाइवर्सिफाइड फंड। बट अगर मेरे को पता है कि ये सेक्टर शायद काफ़ी अच्छा चलने वाला है, तो मैं वहाँ पे सेक्टोरियल के अनुसार से जा सकता हूँ। उसी तरह से फ्रेंड अगर मैंने पैसा डाला और सिर्फ एनएवी इंक्रीज हो ताकि मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिल सके, तो यहाँ पे मैं ग्रोथ ऑप्शन पे जाऊँगा। बट अगर मेरे को चाहिए कि हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड, इनकम फंड में जाऊँगा। बट अगेन फ्रेंड मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप इनकम फंड की तरफ देख रहे हो जहाँ पे मंथली आपको कुछ चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा फ्रेंड कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आफ्टर 1 ईयर आपने क्या करना है, इनकम शुरू करना है। मीन्स 1 साल के बाद आप रिटर्न लेना आप शुरू करिए फ्रेंड, बिकॉज उसके पहले आपको एग्जिट लोड लगेगा, तो उससे थोड़ा सा बचिए। वहाँ पे आपका जो इनकम भी आता है फ्रेंड, वहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट को पे करना रहता है इनकम टैक्स, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है, जहाँ पे 20% आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो अगर आप इनकम फंड ले रहे हो फ्रेंड, तो मिनिमम 1 ईयर के बाद ही आप वह शुरू कीजिए, इट विल बी बेटर फॉर यू। अब ये इक्विटी स्कीम क्या होता है फ्रेंड, तो जैसे मैंने बताया था कि मैक्सिमम पैसा जो है इक्विटी सेगमेंट में लगा रहता, तो अगर कोई भी पर्सन है जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो उनके लिए इक्विटी फंड विल बी द बेस्ट। बट अगर शॉर्ट टर्म में करे तो हाँ, यह वोलेटाइल हो सकता है, या मतलब आपका एनएवी का कीमत कम और ज़्यादा यह हो सकता है। तो अगर हाई रिस्क लेने वाला अगर कोई पर्सन है तो सबसे बढ़िया उनके लिए इक्विटी फंड है। अगर ईएलएसएस स्कीम की बात करें, अभी जैसा मैंने बताया था फ्रेंड, तो एटीसी के तहत 1,50,000 का जो इनकम टैक्स रिबेट के अंदर आता है, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसकी लॉकिंग पीरियड 3 ईयर्स का होता। अगर डेट स्कीम की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो रहता उसमें यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होता, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से तो थोड़ा ज़्यादा मिलता, बट वही है कि बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो ये पूरी तरह से सेफ गेम आप बोल सकते हो फ्रेंड। बैलेंस एंड हाइब्रिड फंड, जहाँ पे अच्छा इनकम भी मिलता और थोड़ा सा ये यहाँ पे डिवेंचर में भी पैसा लगा रहता, मतलब मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, इसको जैसे बैलेंस फंड जो हम बोलते हैं फ्रेंड। अभी ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर स्कीम क्या है, अभी जैसे मेरे को रिटायरमेंट के लिए चाहिए, तो रिटायरमेंट का कुछ फंड बना हुआ है जहाँ पे लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स का होता है मिनिमम, कि आपने जब पैसा डाला तो मिनिमम 5 साल तो आपको पैसा रखना ही है, उसके बाद ही आप विड्रॉवल शुरू कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड, हम चाहें या ना चाहें अगले 5 साल तक हम वह पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये जो पैसा रहता है
फिर अपने को ग्रोथ का चांसेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसी तरह से चिल्ड्रन फंड भी है फ्रेंड, जहाँ पे हम चाइल्ड के नाम पे भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगेन लॉक इन पीरियड जो रहता है 5 ईयर्स का होता है। इंडेक्स फंड या ईटीएफ की बात बोलते हैं। इंडेक्स फंड नॉर्मली पैसिव फंड है फ्रेंड, मीन्स जहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। वो इंडेक्स जिस अनुसार से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है जिस परसेंट में, उस परसेंट में वो स्कीम को एक बार बांट देते और फिर जैसा चल रहा होता है बस वह देखते रहते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ मैनेज करने की बात नहीं होती, इसलिए इसको पैसिव फंड भी कहा जाता है। एंड फंड ऑफ फंड जैसे ओवरसीज या जो डोमेस्टिक का ही होता है, जहाँ पे मैक्सिमम पैसा जो होता है अंडरलाइंग फंड के थ्रू आता है फ्रेंड। अभी म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करें कि विच वन टू बाय, तो मैंने आपको बताया फ्रेंड कि अगर आप हाई रिस्क टेकर हो, इक्विटी वाली स्कीम चूज करो, मॉडरेट रिस्क टेकर हो, हाइब्रिड फंड यानी बैलेंस फंड की बात करेंगे। अगर रिस्क बहुत बहुत कम लेने की बात है तो डेट फंड की बात अगर करेंगे। बट अगर सपोज करो वेरी वेरी लो टाइम के लिए, मीन्स 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने वैसा फंड रखना है फ्रेंड, तो म्यूचुअल फंड में आपको लिक्विड फंड जाना चाहिए, जहाँ पे आपका भले ही रिटर्न काफ़ी कम मिलेगा बट यह नेगेटिव नहीं जाएगा। अब मोड ऑफ इन्वेस्टिंग, इसमें क्या कर सकते हैं फ्रेंड कि नॉर्मली 3 से 4 तरह का होता है जहाँ जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फर्स्ट होता है लमसम। लमसम मीन्स एक बार में 50,000, 1 लाख, 2 लाख हमने डाल दिया, 5 लाख डाल दिया, 1 करोड़ डाल दिया, वैसा मीन्स एक बार ही डाला और फिर अगर बीच में अगर मेरे पास कहीं पे पैसा आ रहा है तो एडिशनली कहीं पे मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा। एक होता है SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे मैं मंथली 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 25,000 वैसा कोई लोग कर सकते हैं। और सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान मीन्स कि एक फंड से दूसरे फंड में हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं। फ्रेंड आज मैं एक फ़ंड के बारे में डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको एग्जैक्ट पता चले म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो फ्रेंड यह एक फ़ंड मैंने SBI का लिया है ताकि आपको फ़ंड कैसे देखना है ये समझ में आ जाए। ये SBI का कॉन्ट्रा फंड है फ्रेंड। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाई इन्वेस्टिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो फ्रेंड ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है किसका, तो इक्विटी का एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी का, यानी ये ग्रोथ ऑप्शन वाली ये फंड है। जहाँ पर अगर इसका मैं NAV की बात करूँगा तो अगर आप ग्रोथ वाली ऑप्शन ले रहे हो तो 197 इसका NAV चल रहा है फ्रेंड। अगर इसमें और हम डिटेल की बात करें तो फंड डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि यह ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड यानी कि कोई भी पर्सन कभी भी इस फंड में पैसा डाल सकता है। यह स्टार्ट कब से हुआ था फ्रेंड, तो 1999 से स्टार्ट हुआ था। और इसका टोटल AUM कितना है तो यहाँ पे आपको ये डिटेल दिख रहा है फ्रेंड। अगर आप फंड मैनेजर के बारे में जानना चाहेंगे तो मिस्टर दिनेश जो हैं इस फंड को अभी मैनेज कर रहे हैं, एंड सेकंड जो है मोहित जैन सर हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर उनका एक्सपीरियंस की बात करें तो 17 ईयर से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, और बीच बीच में कभी कभी ये फंड मैनेजर चेंज भी होते हैं। तो ये दोनों जो फंड मैनेजर हैं ये नवंबर में 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जबकि यह फंड जो चलता चला आ रहा 1999 से चलता चला आ रहा है। फ्रेंड जैसा कि आपको पता ही है, अगर 1 साल के पहले अगर आप म्यूचुअल फंड में से पैसा निकालते हो तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। अगर 1 साल बाद आप पैसा निकालते हो तो आपको कुछ भी एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पर अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहेंगे तो 500 रुपये मिनिमम SIP का है, तो 500, 1000, 2000, 5000 जितना चाहें आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड। अगर कोई पर्सन है जो 500 रुपये का करना चाहते हैं तो मिनिमम 12 महीने के लिए करना पड़ेगा, यानी कि 6,000 रुपया तो मिनिमम इस फंड में डालना है। बट अगर कोई पर्सन है जो 5,000 मंथली करना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा है फ्रेंड कि अगर वो चाहें तो 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं। बट अगर आप म्यूचुअल फंड करने जा रहे हो तो मैं तो आपको सलाह दूंगा फ्रेंड कि मिनिमम 15 से 20 साल का होराइजन लेकर के चलें, तभी बहुत अच्छा रिटर्न की उम्मीद आप कर पाओगे। अब ये म्यूचुअल फंड में जो हमारे फंड मैनेजर हैं दिनेश सर एंड मोहित जैन सर, इन्होंने किस किस फंड के लिए किस किस
से कौन कौन से शेयर के लिए उन्होंने काम किया। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड ICICI बैंक है जहाँ पे 3.73% इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है। ये फंड का जो 3.42 इन्वेस्टमेंट है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में HCL टेक्नोलॉजी। इस तरह से यहाँ पर किस कौन कौन से शेयर्स में इन्होंने पैसा डाला है यह पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा फ्रेंड। इसमें जो टोटल फंड होते हैं है ना उसमें 100% वो पैसा नहीं लगाते फ्रेंड। यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्विटी के लिए टोटल उन्होंने 90% पैसा लगाया है और इधर जो फॉरेन इक्विटी स्कीम है वहाँ पर जो पैसा लगाया 5.04 लगाया है परसेंट फ्रेंड एंड अदर्स के लिए 1.1 है जहाँ पे कैश उन्होंने रखा है और 3% अगेन यहाँ पे उन्होंने ये डाला है। इस तरह से अगर आप देखेंगे फ्रेंड तो इसमें अराउंड 98% फंड है जो उन्होंने एलोकेट किया है टोटल अगर 100% फंड की बात करें। और ये फंड का और डिटेल आप जानना चाहेंगे फ्रेंड सेक्टर वाइज कि फिनेंशियल सेक्टर में कितना परसेंट है, IT में कितना है, ऑटोमोबाइल में कितना है। अभी जैसा मैंने अब बताया था ये डाइवर्सिफाइड फंड है तो बहुत सारा सेक्टर्स में उन्होंने डाल रखा है, ये सेक्टोरियल नहीं है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि फाइनेंस सेक्टर अभी काफ़ी बूम करने वाला है तो उनके लिए ये स्कीम है फ्रेंड। उसी तरह से आप सेक्टर वाइज अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे बुलिश हैं तो आप उस अनुसार से आप अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे बढ़िया अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए है फ्रेंड तो नॉर्मली SIP विल बी द बेस्ट। क्यों? बिकॉज किसी भी टाइम पे चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो आप SIP स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर एवरेज रिटर्न आपको मिल जाता है फ्रेंड। अब ये SIP वर्क कैसा करता है, अभी एग्जांपल आप लीजिए फ्रेंड कि मान लो हमने 12 महीने के लिए पैसा डाला, अभी हर महीने में 1000 रुपये डाल रहा हूँ। यहाँ पे NAV की बात देखो फ्रेंड, सपोज करो किसी का NAV चल रहा है 23 तो यूनिट कितना आ जाएगा 43 पॉइंट समथिंग आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड में नंबर ऑफ यूनिट परचेज किया जाता है वहाँ पे पॉइंट के 4 डिजिट में भी आता है फ्रेंड। यहाँ पे अगेन सेकेंड ईयर की बात करें जहाँ पे NAV घट करके 21 हो गया है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट अपने को यहाँ पे ज़्यादा मिल गया 48। तो इस तरह से अभी मैं बात करूँगा 5th मंथ की जहाँ पे 1000 रुपये अगेन हमने इन्वेस्ट किया और वहाँ पर NAV ओनली 16 रुपीज़ है तो मेरे को नंबर ऑफ यूनिट फ्रेंड नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे 63 मिल जाता। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग NAV चल रहा है बट अपने को नंबर ऑफ यूनिट इस तरह से हम लोगों को आ जाता है फ्रेंड। मीन्स अगर सपोज करो बाद में मार्केट काफ़ी अप चला गया और जिसका सपोज करो फ्रेंड एट दैट टाइम की NAV आपको 25 रुपया हो गया या 28 रुपया हो गया तो जो हमने 16 रुपये से खरीदा था उसका भाव आज 28 के में चला गया है। तो इस तरह से उसमें जो एवरेज रिटर्न होता है ये काफ़ी अच्छा होता है फ्रेंड। अभी आगे बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। सपोज करिए फ्रेंड कि कोई एक पर्सन है जो 25 के एज में स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट, कोई पर्सन है जो 30 में करते हैं, कोई पर्सन है जो 40 ईयर्स में करते हैं। और सपोज करो फ्रेंड कि 60 ईयर्स सभी लोगों का है कि 60 तक ही अपने को पैसा डालना, एक ऐसा मान करके चलिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इनका एज आज 25 साल है ना, वह टोटल अपने 60 साल में 35 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे 1000 रुपये के अनुसार से टोटल उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 4,20,000 होगा। अगर किन्हीं का एज 30 साल हो गया तो अगले 30 साल तक ही वो पैसा डाल पाएंगे तो उनका जो टोटल फंड रहेगा 3,60,000 रहेगा। अगर जिनका एज 40 साल हो गया तो वो 20 साल के लिए ही लगाएंगे। अभी एक साल में 1,20,000 होता है तो 20 साल में 2,40,000 ही होगा। अगर रिटर्न की बात करें फ्रेंड कि आप अगर आपने 40 के एज में स्टार्ट किया है तो आपका जो फंड वैल्यू होगा वो 5,92,000 ही होगा। लेकिन जिन्होंने 25 के एज में स्टार्ट किया है उनका टोटल वैल्यू जो हो जाएगा वह 23 लाख होगा। तो फ्रेंड यू कैन इमेजिन अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो आपका फंड जो है काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है फ्रेंड। यहाँ पर हम लोग एक बात और कर सकते हैं कि सपोज करो हमने 1,000 डाला, अभी ये जो है एज 40 साल वाले वो 20 साल के लिए ही डाल रहे हैं, करेक्ट। अगर हम 1,000 के जगह 2,000 रुपये हम डालेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर जो दिख रहा है 2,40,000 वो 4,80,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट तो 4,80,000 हो जाएगा बट अगर रिटर्न की बात करेंगे है ना तो यहाँ पर 12 लाख भी नहीं हो पाएगा फ्रेंड।
बट यही अगर कोई पर्सन 25 के एज में कर रहे हैं तो 480 की जगह पे यहाँ पे मात्र 4,20,000 रुपये डाला है, बट वहाँ पे रिटर्न जो आ रहा है वह 23 लाख आ रहा है। तो यू कैन इमेजिन फ्रेंड कि अगर किन्होंने 25 साल के एज में डाला 4,20,000, अगर उससे ज़्यादा कोई 40 के एज में डालते हैं फिर भी रिटर्न जो है उनको उतना नहीं मिल पाता। तो अगर आज आपको यह वीडियो सामने आ रहा है फ्रेंड, तो कब किसी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा फ्रेंड इन्वेस्ट नाउ, अगर आपको म्यूचुअल फंड समझ में आया तो। अभी मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करता हूँ फ्रेंड, कि सपोज करिए कि मैं कोई पर्सन है जो मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000 रुपीज़, अगर किन्होंने 5 साल के लिए किया तो उनका इन्वेस्टमेंट 3 लाख होता है, अगर किन्होंने 10 साल के लिए किया तो 6 लाख इन्वेस्टमेंट होता है, किन्होंने 15 साल का SIP किया है तो 9 लाख होता है। बट अगर एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करेंगे तो वहाँ पे मान लो 18% है, तो जो 5 साल जिन्होंने 5-5 हज़ार रुपये डाले उनको जो रिटर्न मिलता है वो 4,93,000 मिलता है। बट अगर यही आपने 15 साल के लिए 5,000 किया तो फ्रेंड ये जो आपका कॉर्पस होता है वह 46 लाख हो जाता है। तो फ्रेंड यू कैन इमेजिन कि हाउ मच रिटर्न यू कैन गेट फ्रॉम SIP। और यहाँ पर फ्रेंड मैं बात कर रहा हूँ 18% का, अगर यह परसेंट बढ़ता है तो आपका रिटर्न और ज़्यादा बढ़ता। फ्रेंड यहाँ पे अगर 12% के अनुसार से मैं अगर फैक्ट की बात करता हूँ कि कोई पर्सन है जो 2,000 रुपया डाल रहे हैं पर मंथ, तो 5 साल के बाद उनका जो रहेगा 1,65,000 1.65 लाख मिलेगा। बट अगर किन्होंने 25 साल के लिए किया तो उनको जो आएगा 37.95 लाख रुपीज़ मिलेंगे। इसी तरह से अगर कोई मंथली 50,000 का इन्वेस्टमेंट करता है और अगले 25 साल के लिए करता है फ्रेंड, तो यहाँ पर जो उनको रिटर्न मिलने वाला है वह 9.5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं कि अगर 12 के जगह पे अगर आपका म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न देता, तो फ्रेंड अभी लास्ट स्लाइड जो हमने देखा कि 50,000 में जहाँ पे आपको 9.49 यानी 9.5 करोड़ मिल रहे थे, अगर 12 के जगह पे 15% अगर कंपाउंड होता तो 9.5 के जगह पे आपको यहाँ पे 16.5 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा होता है फ्रेंड। और फ्रेंड अगर कुछ म्यूचुअल फंड आपको 20% रिटर्न दे तो आप सोच सकते हो कितना होने वाला है फ्रेंड। नाउ आई एम गोइंग टू शो। यस, अगर आज 50,000 रुपये कोई डाल रहे हैं तो आफ्टर 25 ईयर्स उनको जो मिलने वाला अमाउंट है वो 43 करोड़ का हो सकता है फ्रेंड। तो फ्रेंड लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा फ्रेंड कि आप जो म्यूचुअल फंड की बात से कहीं ना कहीं अगर आपको डर लगता है तो प्लीज़ आप अपने मन से डर निकाल दो। अगर आप मोर देन 8 ईयर्स का होराइजन लेकर चलोगे फ्रेंड, कितने भी गलत फंड अगर आपको मिलता है फिर भी मिनिमम 8% का रिटर्न तो आपको मिलने वाला ही फ्रेंड। और यह जो रहेगा वो आपको मार्केट ये बैंक से तो ज़्यादा ही मिलने वाला है फ्रेंड। तो एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि फ्रेंड अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट नाउ, मीन्स आज से ही शुरू करो। एंड एक लास्ट बात बताना चाहूँगा फ्रेंड, सपोज करो जिन लोगों को डर लगता है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से, तो आपने क्या करना है फ्रेंड, मार्केट आज बहुत ही अच्छा चल रहा है, मान लो टॉप पे चल रहा, तो आपने क्या करना है कि जो अपना फंड है वो हाई कैप में मान लो पड़ा हुआ है और अगर यह 20% टूट गया तो आपने क्या करना है ना फ्रेंड कि आप देखोगे इसकी बात जो मिड कैप वाली फंड है वो 50% तक टूट जाएगा। तो आपने क्या करना है फ्रेंड, ये जो हाई कैप है ना उससे स्विच कर लेना है मिड कैप में। यहाँ पे क्या होगा ना, NAV काफ़ी नीचे आपको मिल जाएगा। अगेन जब मार्केट टॉप पे जाता है तो रिटर्न देखोगे काफ़ी बढ़िया रहेगा फ्रेंड। आप जितना बिलीव नहीं कर सकते उतना ज़्यादा रिटर्न अगेन वहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड कैसे स्विच करना है और कौन सा फंड इन्वेस्ट करना है आप अपने RM से कांटेक्ट करके उसका बेनिफिट उठा सकते हो, या फिर मेरा नंबर्स पे आप कॉल करके मेरे से आप ये बेनिफिट ले सकते हो फ्रेंड। तो होप सो फ्रेंड आप लोगों को म्यूचुअल फंड समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।